हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने डाइपोल तक ख़त्म कर लिया है। जो बचे हुए सारे डिस्कशन ऐसे कैविटी प्रॉब्लम या फिर जो भी और बचे हुए हैं सब गॉस लॉ और इसके फॉलोइंग डिस्कशन में होने वाली है। डाइपोल पर कुछ बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट आ रहा है, शायद सॉल्विंग करते वक्त ना बच्चे बार बार एक गलती कर रहे हैं कि ई को सिंस हम लोग जानते हैं क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, तो शायद बहुत बच्चे गलती में जल्दबाजी में भी बाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी लिखते रहे। बट दिस शुड बी आर क्यूब। हम लोगों को पता है ये बात, पर याद नहीं हो रहा है। तो याद कैसे किया जाए? भाई ऊपर चार्ज है, नीचे आर स्क्वायर है, मतलब डायमेंशनली डिस्टेंस स्क्वायर ही बचा। पर तुमको पता है पी क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाई आर क्यूब, तो डायमेंशनली बाई डिस्टेंस स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि भाई नीचे आर क्यूब से फायदा है कि अल्टीमेटली आर स्क्वायर ही बनने वाला है डायमेंशनली। सेम वे के क्यूब बाई आर होता है ना वी का फॉर्मूला। तो अगर P लगा रहे हो तो नीचे आर स्क्वायर लगाओ ताकि डायमेंशनली वापस यही चीज़ बन पाए। तो इस तरह ना बहुत बार डायमेंशनली चेक कर लो चीज़ों को। मेरे से भी शायद लास्ट वाले वीडियो में कहीं पे गलती हुई है कि मैंने भी जल्दबाजी में कहीं पे शायद KP बाई आर स्क्वायर लिख दिया है, तो उसके लिए उसका फॉलोइंग रिजल्ट भी उस तरह से ही निकला है। तो प्लीज़ चेक दैट, राइट। नाउ प्रोसीडिंग विथ आवर डिस्कशन गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये कि ये अल्टीमेटली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका है। फिर से बोल रहे हैं, जब कहीं कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिमेट्रिकल हो, जैसे एक लंबा सा लाइन चार्ज, एक स्फीयर, जहां पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक पैटर्न में हो, सिमेट्रिक हो, जहां पे भी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है गॉस लॉ, राइट। हम लोग फाइनली इसके एप्लीकेशन में जब आएंगे तो हम लोग ये बात समझेंगे। अभी के लिए स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का, पहले ये समझते हैं, ठीक है। स्कूल एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर। हम लोग मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिराइव करेंगे किसी भी चार्ज बॉडी के लिए, जब तक मेंशन ना हो तो हम लोग गॉस लॉ लगाने का ही ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल स्टेटमेंट कहता है, और स्टेटमेंट से जो एक्सप्रेशन है वो कहता है कि भाई फ्लक्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इज द चार्ज इनसाइड दैट बॉडी बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। स्टेटमेंट वाइज अगर बात करते तो ये होता भाई, ये लॉ ये स्टेट करता है दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू द चार्ज इनसाइड दैट बॉडी बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसके स्टेटमेंट पर इस पर सब लोग आने वाले हैं, बट ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है जो गॉस लॉ से ही आया है। इसमें एक टर्म हम लोग के लिए बिल्कुल नया है, वो है फ्लक्स। इसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स, राइट, रादर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। तो एक काम करते हैं, अपना डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्लक्स पहले क्या होता है, और फिर इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं एंड देन इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन फ्लक्स। हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होता है फ्लक्स से। सो पहला बात, जब भी हम लोग ये वर्ड सुनेंगे फ्लक्स, तो दिमाग में ऑब्वियसली कोई मीनिंग आना चाहिए, है ना, कुछ तो आना चाहिए। तो भाई फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मीनिंग क्या है? अगर एकदम लिटरल मीनिंग पूछा जाए तो इट्स लाइक फ्लो ऑफ एनीथिंग, मतलब अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक के लिए ही बात हो, ये पानी के लिए भी हो सकता है। हम लोग वाटर फ्लक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर हम लोग को दिखता है, वाटर का फ्लो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो क्यों ना वाटर के टर्म्स में पहले चीज़ को समझते हैं और फिर इसको इलेक्ट्रिक के लिए जनरलाइज कर देंगे, राइट। लेट्स ट्राई टू डिस्कस ऑन वाटर फ्लक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, एक इमेजिनरी एक फ्रेम को इमेजिन करो, कहीं पर भी एक फ्रेम इमेजिन करो। फोटो फ्रेम होता है जिसमें बाउंड्री है पर अंदर कांच नहीं है मान लो, और यहाँ लेट्स से पानी फ्लो कर रहा है इस तरह, ठीक है। तो फ्लक्स ज्यादा होना मतलब पर यूनिट थ्रू आउट दिस एरिया से कितना ज्यादा पानी पार करेगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम अगर ज्यादा पानी पार किया इस पर्टिकुलर एरिया से, तो इस सरफेस इस एरिया से ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड है, और अगर इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर से कम पानी पार किया इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पे कम फ्लक्स लिंक्ड है। अगर ये बात क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा और सोचो, ऐसे कोई डेफिनेशन में मत जाओ, लॉजिकली समझो उसको। मान लेते हैं फ्रेम को इस बार में तो टेढ़ा कर देते हैं इस तरह, राइट, इस तरह। सो फ्रेम को तो इंक्लाइन कर दिया गया, दिस फ्रेम
इज बिन इंक्लाइंड नाउ। तो जो पानी पहले पार कर रहा था ज्यादा, अब पानी कम पार कर पाएगा। लेट्स से द एरिया इज ए ओनली, दिस एरिया इज ए ओनली, ठीक है। अब इसे इंक्लाइन कर दिया गया, तो वर्टिकल के संग थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिया गया। पहले ये एकदम वर्टिकल था, मतलब वर्टिकल संग 0 डिग्री पर था, और वर्टिकल संग थीटा एंगल पर आ गया, राइट। तो कितने एरिया को ये पार कर रहा है, ये पानी कितने एरिया को पार कर रहा है, ये वाला एरिया को पार कर रहा है सिर्फ, है ना, एक तरीके से इस एरिया को पार कर रहा है ना। व्हाट इज दिस एरिया एक्चुअली, इफ दिस इज थीटा देन व्हाट इज दिस, 90 माइनस थीटा। आई होप समझ आ रहे होंगे, सब लोग समझ रहे होंगे ये बात भाई। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, अगर थीटा तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस 90 माइनस थीटा। तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा, ए ऑफ साइन 90 माइनस थीटा विच इज ए कॉस थीटा। हाँ, तो पानी बस इसमें से पास कर रहे हैं। अगर अभी भी क्लियर ना हो तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ याद करते हैं जो हम लोग 11 में पढ़े हैं। अगर मेरे को पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा पानी पेनिट्रेट किया, क्रॉस किया, तो क्या ज़्यादा होगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट ज़्यादा होगा। याद करो, वॉल्यूम फ्लो रेट वाज डिफाइंड एज A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, याद आ रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो A1 V1 या फिर A इंटू V इज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अगर यहाँ बात किया जाए पानी का स्पीड अगर थ्रू आउट V है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉसिंग दिस एरिया इन 1 सेकेंड, और पर सेकेंड इज A इंटू V। इसको ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं, इसे ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं, राइट। एरिया इज द एरिया एंड V इज द वेलोसिटी, राइट। so this is the amount of water crossing this surface per second। मैथमेटिकली कुछ इस तरह, लॉजिकली कोई सोचो तो सोचो कितना ज़्यादा पानी पार कर रहा है, इसको मेरे को मेजर करना था। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी which tries to measure कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस कर रहा है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी which tries to measure अमाउंट ऑफ, अगर ये वाटर है तो वाटर, अगर मान लो यहाँ पे दूध बह रहा होता तो मिल्क, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सो ऑन। अमाउंट ऑफ एनीथिंग, जो भी है अमाउंट ऑफ एनीथिंग, वो जो भी है ज़्यादा पार कर रहा है कम पार रहा है, इसको मेजर करना है मेरे को। अमाउंट ऑफ वाटर और एनीथिंग क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, द गिवन एरिया। तो फ्लक्स हमेशा एक एरिया से लिंक किया जाता है क्योंकि उस एरिया के लिए फ्लक्स ज़्यादा है या कम है, राइट। अब अगर इसी बात को हम लोग अगर और स्ट्रेच करें तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरह पार कर रहा है, इस तरह फ्लो कर रहा है, एंड नाउ ये एरिया को हम लोग इंक्लाइन करते करते इस तरह कर दिया। आई होप यू कैन रिकॉल बैक अगेन। ये एक फोटो फ्रेम है जहाँ पे अंदर कांच नहीं है, तो पानी इसके अंदर से पास कर पा रहा है। तो अब क्या कर दिया, फोटो फ्रेम को अगर हम लोग इस तरह हॉराइजॉन्टल कर दिए पूरा, मतलब पैरेलल टू द वाटर फ्लो, तो क्या पानी इसको पेनिट्रेट करेगा? नहीं। अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो यहाँ का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था, जो एरिया है एक्सपोज जिसको पानी क्रॉस कर रहा है वो A cos थीटा, यहाँ पे A इंटू V, बिकॉज पानी जिसको पार करना था वो इस तरह है कि भाई एरिया को आराम से डायरेक्टली पेनिट्रेट कर रहा है, पर वहाँ पे एक एंगल पर था इसलिए AV cos थीटा निकला। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग दैट गिवन एरिया, राइट। ना अगर वो इस तरह रहे तो दिस थीटा हियर विल बी 90, राइट। पानी का फ्लो और ये वर्टिकल में 90 डिग्री बन रहा है, सो विल से द फाई हियर इज 0। तो फ्लक्स थ्रू दिस इज A इंटू V, फ्लक्स थ्रू दैट इज A इंटू V cos थीटा, एंड थ्रू दिस इज 0। अगेन गिवन दैट हर एक पॉइंट पानी का स्पीड सेम था, जरूरी नहीं कि पानी का स्पीड हर जगह सेम होता, पानी का स्पीड अलग अलग भी हो सकता था अलग अलग पॉइंट पे, राइट। और पानी का स्पीड अगर अलग अलग होता तो हम लोग शायद इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ VdA, और रादर जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखने का मन करता तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, बिकॉज हो सकता है कि प्लेन किसी भी एंगल पर हो, जिस एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग, जिस सरफेस को क्रॉस करने का बात कर रहे हैं, तो वी कुड हैव रिटन दिस एज फाई इज इक्वल्स टू V डॉट DA का इंटीग्रल। दैट्स अ जनरल फॉर्मूला, दैट्स लाइक अ जनरल थिंग। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को वेक्टर बोल दिए, एरिया को वेक्टर बोले तो सोचना पड़ेगा कि भाई देखो cos थीटा है तो मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, वेलोसिटी वेक्टर है, पर एरिया को वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस तरह सोच पाएंगे। नाउ
एरिया वेक्टर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात एक बार क्लास 11 में वेक्टर्स के दौरान कर चुके होते हैं, अगर याद नहीं तो याद करो। जब हम लोग ए क्रॉस बी का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये वेक्टर है ए और ये है बी, तो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जिस प्लेन पर वो पैरेललोग्राम है उसके नॉर्मल में उसका डायरेक्शन आता है। तो प्लीज़ माइंड दैट उस समय हम लोग पहली बार डिफाइन कर दिए थे कि एरिया वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जितना बड़ा वो होता है। तो एग्जांपल लो, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इज द एरिया, और व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस बोर्ड, दिस टोटल एरिया, बट व्हाट इज द डायरेक्शन, इधर दिस वे और दैट वे, नॉर्मल टू इट। अब ये बाहर या अंदर होगा, ये कन्वेंशनलाइज करना पड़ेगा, इसको कन्वेंशन पे छोड़ना पड़ेगा कि कब कहाँ पर हम लोग क्या कन्वेंशन ले रहे हैं, ये क्या अज्यूम कर रहे हैं डायरेक्शन को, पर नॉर्मल होगा इतना पक्का है। तो भाई फाई इज इक्वल्स टू वी डॉट डी ए इज द मोस्ट जनरल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे इस एंगल का बात भी हो रहा है और एरिया वेक्टर है, ये समझ गए हम लोग, वेलोसिटी वेक्टर है, ये बात समझे हुए हैं। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द नेट फ्लक्स। अब ये था पानी के टर्म्स में। अगर हम लोग इसी बात को आगे डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, राइट, फ्लक्स के बारे में शायद बहुत लोग सुने भी हैं पहले भी, बट इसको डिटेल में समझना जरूरी है, अदरवाइज गॉस लॉ में थोड़ा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो सबके लिए एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, ठीक है, जो बताता है कि ज़्यादा पार किया कोई भी चीज़, मतलब वो जो भी चीज़ फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा क्रॉस किया कम क्रॉस किया उस पर्टिकुलर एरिया को, इसको मेजर करने में काम में आता है फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस और फ्लक्स थ्रू एनी एरिया। नाउ अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, लेट्स से नाउ, तो अब कोई भी अगर हम लोग एरिया ले लें, राइट, अगर इस पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा फील्ड पार करेगा, ज्यादा फील्ड क्रॉस करेगा, तो इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स ज्यादा है। और एक बात समझने वाला है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक प्रेजेंटेशन जो पेपर पे ही यूज होता है जनरली, फर्स्ट थिंग। दूसरा बात, जब लाइंस पास पास होते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जब लाइंस दूर दूर तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में जब बात करेंगे तो ज्यादा अगर नंबर ऑफ लाइंस पार कर रहा है मतलब ज्यादा फ्लक्स पार कर रहा है, ये बोल पाएंगे। ठीक है, मतलब एक बात समझो, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पे लाइंस बहुत पास पास, तो यहां पे ई ज्यादा है कंपेयर टू यहां पर, राइट। आई मीन ट्राई टू कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला थिंग, राइट। यहां पे पानी का स्पीड ज़्यादा है, वहां पे पानी का स्पीड कम है ना, और वही लाइंस है अगर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा एरिया में वो पानी पार कर रहा है तो यहाँ पे पानी का स्पीड कम है, यहाँ पे कम एरिया में पार कर रहा है तो पानी का स्पीड ज़्यादा है। बट संग में ये भी समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज द फ्लक्स थ्रू दिस। मतलब इफ आई वांट टू राइट फाई, आई विल राइट ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, जैसे हम लोग थोड़े पहले सीखे क्या था, वी डॉट डी ए, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए होगा, राइट। तो एक तरीके से अगर कभी मन करे समझने का तो व्हाट इज फाई, फाई इज नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। एक बात ये समझने का है तो समझ सकते हो, ई का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस, मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अगर यहां पर यूनिट एरिया ज्यादा लाइंस पार कर रहा है मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना, और यहां पे यूनिट एरिया का नंबर ऑफ लाइंस कम पार कर रहा है मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो राइट। तो व्हाट इज नेट, व्हाट इज फ्लक्स देन, ई इनटू एरिया, व्हिच मींस ये क्या था, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू नंबर, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और फ्लक्स को याद रख लो फिर, एक स्केलर क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या समझाता है, कितने लाइंस पार कर रहे हैं गिवन एरिया को, एकदम बैठा लो आस्ते आस्ते, कितने लाइंस पास कर रहे हैं गिवन एरिया को, उसका यूनिट यहीं से निकाल सकते हो। ई इज व्हाट, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर ये बात क्लियर नहीं है
तो इस पर एप्लीकेशन का बात करते हैं ना। लेट्स से एक इस तरह का एक सिलेंडर है, ये x इक्वल 0 है, ये x इक्वल टू l है, एंड लेट्स से इन दिस रीजन वेक्टर E इज इक्वल टू गिवन बाय E नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली फ्लोइंग लाइक दिस। अगर ये कांस्टेंट है तो जितना लाइन्स यहां से एंटर कर रहा है या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर उतना फील्ड यहां पर है, तो जितना फील्ड यहां पे उतना फील्ड यहां पे, मतलब जितना लाइन्स यहां से एंटर कर रहे होते हैं लाइन्स यहां से एग्जिट कर रहा है। तो फ्लक्स को खुद में मन में दिमाग में नंबर ऑफ लाइन से समझाना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाना है तो राइट। तो नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग फ्रॉम हियर इज द नंबर ऑफ लाइन्स एग्जिटिंग फ्रॉम देयर, और याद ना पेनिट्रेट करने से मतलब है। तो अब अगर हम लोग इसको 3 रीजन में बांटे, ये वाला सरफेस को बोले 1, इसको बोले सरफेस 2 और इसको बोले सरफेस 3, सो आई राइट 5-1 फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। नाउ लेट्स टेक इट मैथमेटिकली, इस एरिया को हम लोग ए भी बोल देते हैं। एक और नोट कर रखना कॉपी में, एरिया वेक्टर जनरली इज टेकन आउटवर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है, ये नोट रख लो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज द आउटवर्ड नॉर्मल जनरली, किसके लिए? क्लोज्ड बॉडी के लिए। फॉर क्लोज्ड बॉडी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल बट आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा। जैसे अगर ये कर्व है तो यहां पे भी आउटवर्ड नॉर्मल, अगर ये कर्व सिलेंडर है तो यहां पे आउटवर्ड नॉर्मल, हर जगह से आउटवर्ड नॉर्मल, यहां से भी आउटवर्ड नॉर्मल, यहां से भी आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल फॉर ऑल क्लोज्ड बॉडी। वो ये क्लोज ना हो कि कोई एक पन्ना होता है, एक पेज होता है, एक शीट होता, उसमें नॉर्मल होगा, वो किस तरफ होगा उसको कोई कुछ मतलब नहीं है हम लोग पता कि किस तरफ हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे पर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, ये कंफर्म है। तो इधर में क्या होगा एरिया वेक्टर बेटा? इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की तरफ, तो क्या होगा? ई अंदर, ए इस तरफ, इट्स लाइक ई इंटू ए कॉस ऑफ 180 विच इज माइनस ई इंटू ए, राइट। नाउ व्हाट इज phi 2? phi 2 इज सेल दिस वन। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो दिस लाइक ई इंटू ए कॉस 0। ई को ई नॉट लिख दो, ई नॉट ही लिख दो बिकॉज ई नॉट ही है। आई कैप मतलब इधर, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, यहाँ आई माइनस आई कैप था, एक तरह से इस तरह सोच सकते हो, तो प्लस ई नॉट ए। व्हाट इज phi 3? अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बह रहा है, तो लॉजिकली समझो, क्या इसको पेनिट्रेट कर रहा है? क्या इसको पेनिट्रेट कर रहा है? मैथमेटिकली समझो कि यहाँ पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है? 90, cos 90 इज 0। So let's get phi net. What is phi net? Phi 1 plus phi 2 plus phi 3 is 0, है ना? माइनस ई नॉट ए प्लस ई नॉट ए 0। फिजिकल मीनिंग क्या है? जितना फील्ड लाइन सेंटर कर होते हैं, फील्ड लाइन एग्जिट कर जा रहा है, तो नेट फ्लक्स विद दिस क्लोज सरफेस बॉडी इज 0। अंदर कुछ रहा ही नहीं एक्स्ट्रा, अगर अंदर रह जाता तो माइनस, अगर एक्स्ट्रा निकल जाता तब प्लस। बिकॉज आउटवर्ड डायरेक्शन अगर हम लोग कन्वेंशनलाइज कर रहे हैं पॉजिटिव, या आउटवर्ड डायरेक्शन एलिवेटर को ले रहे हैं, मतलब अगर नेट फ्लक्स बाहर निकलेगा तो उसको पॉजिटिव में दिखेगा वो, और अंदर रह जाएगा नेट फ्लक्स तो माइनस में दिखेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन ये समझा रहा है। तो समझना बैठ के, राइट। तो एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम से समझते हैं इस बात को, और एक प्रॉब्लम और लेते हैं। चलो इसी सिलेंडर को लेते हैं, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल बना लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लेट्स चेक अगेन। तो एक तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ? फॉर दिस सरफेस बॉडी या इस तरह के नॉर्मल बॉडीज में जो भी होगा, जितना फ्लक्स एंटर करे उतना फ्लक्स निकल जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट रीजन यूनिफॉर्म होता। बट लेट्स हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस। x equals to 0, x equals to L. Let's say vector E is equals to E naught x I cap, right? Now, 0 नहीं, इसको L, इसको 2L लेते हैं, ठीक है। तो अब let's say this area is A, वैसे सिलेंडर रखा हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज along I cap this way. Now, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज ई नॉट एक्स, मतलब यहाँ पे ई नॉट एल होगा बिकॉज एक्स के वैल्यू यहाँ पे एल है, और यहाँ पे ई नॉट इंटू 2L होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है पर यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स जो निकलेगा वो ज़्यादा दिखेगा,
है ना, राइट? उसी एरिया में अगर यहाँ पे ई ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा है. फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो लॉजिकली या फिजिकली दिख ही रहा है मेरे को फ्लक्स पॉजिटिव आने वाला नेट. बट सॉल्व करते हैं. तो फाई 1 क्या है फॉर दिस सरफेस 1, सरफेस 1 2 3. तो यहां पे एलिवेटर इस तरह आउटवर्ड ना, प्लेटफॉर्म अंदर की तरफ, तो विल राइट ई नॉट इनटू एल थ्रू आउट एक्स, तो एल ही है ना, ये थ्रू आउट एक्स तो एल ही है, एल इनटू ए cos 180 विच इज माइनस. व्हाट इज फाई 2? cos 180 सीधा माइनस लिख दिया, cos 180 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया इस तरफ, तो ये cos 180 बनेगा. और फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और वो इंटीग्रेशन हो कि सीधा ई डॉट ए हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द एरिया, है ना. इस थ्रू आउट एरिया तो सेम ही है ना, जो एक्स यहाँ वही एक्स यहाँ, तो cos 180. ना फाई 2 क्या होगा? फाई 2 होगा ई नॉट 2l इंटू ए, राइट? ये प्लस में होगा. क्यों प्लस में होगा? ई नॉट बाहर की तरफ, एरिवेटर भी बाहर की तरफ, राइट? cos 0 फाई 3 विल बी 0. क्यों फाई 3 विल बी 0? क्यों भाई? यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह ही फ्लो कर रहा है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाए सस्ते करके. अब वो क्यों बढ़ रहा है हम लोग उस पर नहीं जाएंगे. ये एक्सप्रेशन कैसे बना होगा, कौन बनाया होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स नॉट गेट इनटू इट. बट किसी भी तरह बना है, पर एनीवेज इट्स ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस. तो जो मेरा कर्व है उसका नॉर्मल वेक्टर को अगर इमेजिन किया जाए, अगर इसमें कर्व के नॉर्मल वेक्टर को इमेजिन किया जाए, या तो अलोंग y है, अलोंग z है, या ऑन द वाई जेड प्लेन है. पर मेरा डायरेक्शन क्या है? ये अलोंग आई कैप है. तो y या z मतलब j या k डॉट करेंगे तो जीरो ही होने का है ना. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा तो अलोंग y या तो z, या तो वाई जेड प्लेन में कहीं पर भी होगा, है ना. ये पूरा प्लेन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट? तो फॉर सरफेस 3 इट्स ऑलवेज 0. और दिख भी रहा है कि इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इसको पार नहीं कर रहा है. अरे कोई पार करने से मतलब है ना, पार तो कर ही नहीं रहा है, पेनिट्रेट कर ही नहीं रहा है. तो व्हाट इज द नेट रिजल्ट देन? तो फाई नेट विल बी 1 + 2 + 3, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 विच इज माइनस ई नॉट एल इंटू ए, और ये प्लस ई नॉट 2 टाइम्स एल, मतलब ए नॉट एल इंटू ए. लेट्स डिफाइन इट, राइट? समय सुना. नोइंग दिस इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ फ्लक्स. अगर अभी भी क्लियर ना हो तो मे बी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको और क्लियर कर सकते हैं. बट कहीं ना कहीं फ्लक्स एक्सप्लेन्स कि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा क्रॉस कर रहा है या कम क्रॉस कर रहा है, उसको मेजर करने का एक तरीका है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. लेट्स नाउ गेट इनटू गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ क्या है समझते हैं. रादर लेट्स डिराइव गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ. स्कूल एग्जाम में आता भी है. मान लेते एक पॉइंट चार्ज है. एसेंशियली हम लोग इसके आसपास अगर एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाना चाहें एक पॉइंट चार्ज के आसपास, तो सिमेट्रिकल सरफेस के आसपास एक स्फीयर ही होता है. सर्कल नहीं है, स्फीयर है. स्फीयर एंड दिस डिस्टेंस इज r. नाउ जितना r ये उतना ये भी बिकॉज स्फीयर, राइट? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? kq by r square. What is there? kq by r square. So at every point, ये सिमेट्रिकल सरफेस जो हम लोग ड्रॉ किए, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस का नाम भी दे सकते हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो नेम दिस एज गॉसियन सरफेस. नाउ व्हाट इज फ्लक्स? मैथमेटिकली क्या सीखें? फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए फॉर अ गिवन सरफेस. नाउ दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज द क्लोज स्फीयर. ये क्लोज सरफेस है ना, और क्या स्फीयर है, तो यहां पे ये क्लोज इंटीग्रल काफी होगा समझने के लिए कि भाई ये क्लोज सरफेस है. और एट एवरी पॉइंट सिंस आई कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, तो इस ई को बाहर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ डी ए. एंड एट एवरी पॉइंट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल. एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर रेडियल है, तो दे आर मेकिंग एंगल 0. तो cos 0 1 होता है, लिख ही नहीं रहे फिर. व्हाट इज ई एट एवरी पॉइंट? बाय
Coulomb's law, we know that's kq by r square. Integration of the area of this total sphere is what? 4 pi r square. That is the flux. तो ये r square cancel. What is k? 1 by 4 pi epsilon if it's some other medium, epsilon naught if it is vacuum. So let me assume it's vacuum right now. जरूरी नहीं कि vacuum हो, but let's assume q by 4 pi epsilon naught into 4 pi. 4 pi cancel. क्या बचा? q by epsilon naught. That is the phi. That is the phi for this point charge, for this given surface. अगर sphere होगा तो ऐसा फ्लक्स होगा for this single point charge. Now मेरे फ्लक्स के मीनिंग को समझने के बाद एक चाय छलनी को इमेजिन करो. चाय जिसे छानते हो, सोचो कि अगर एक चाय छाना गया और इसके नीचे एक और अगर हम लोग छलनी रख दें, जैसे हम लोग चाय छानते हैं, तो जो चाय इससे पार करेगा और अगर ये छलनी एब्जॉर्ब ना करे तो इससे भी उतना ही चाय पार करेगा. फिर अगर ये चाय छलनी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया तो नेक्स्ट छलनी से भी उतना ही चाय पार करेगा. और कोई छलनी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो जो किसी से भी पार किया नेक्स्ट वाले से भी उतना ही पार करेगा. मतलब अगर मेरा ये सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो जो नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेगा वही इसको भी क्रॉस करेगा और वही इसको भी क्रॉस करेगा, बिकॉज कोई एब्जॉर्बर तो है नहीं. तो भले हम लोग इस शेप के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव किए हैं, पर इस शेप के लिए भी फ्लक्स का फॉर्मूला यही रहेगा, इस शेप के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला यही रहेगा. राइट? मतलब गिवन दैट मेरा पॉइंट, जो मेरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पर, उसको एनक्लोज कर दिया गया यहाँ पर, है ना. तो जो इसको क्रॉस कर रहा है वो इसको भी क्रॉस करेगा, वो इसको भी क्रॉस करेगा, गिवन इन दिस कंडीशन, है ना. जो हम लोग अभी डिराइव किए ये जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग, पर मे बी ओवर टाइम हम लोग जनरलाइज करते जाएंगे. बट फिलहाल के लिए हम लोग याद करके रखते हैं कि फाई फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज द चार्ज इनसाइड दैट बॉडी और चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन. अब ये एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है, एप्सिलॉन कोई भी और मीडियम है, मैं सोचता कि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ट्रू होता है गॉस लॉ के लिए, कि कोई भी मीडियम के लिए ट्रू है, एंड द चार्ज इज इनसाइड दैट सरफेस. राइट? तो जो फ्लक्स इससे पार कर रहा था वही इससे भी पार करेगा, वो इससे भी पार करेगा, और अगर नेक्स्ट सरफेस उसके भी वही होगा. देखो इस शेप के लिए हम लोग ई डॉट डी ए सॉल्व कर लिया आसान से, बट इस शेप के लिए ई डॉट डी ए सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है. क्यों? कि सिमेट्रिकल शेप नहीं था. पर ये बात समझो, फ्लक्स को डिफाइन कैसे किए हम लोग लास्ट में? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया. तो नंबर ऑफ लाइन जो इसको क्रॉस कर रहा है वही इसको भी कर रहा है, तभी तो इधर आया. और जिसको पार किया नेक्स्ट तो इसको ही पार करेगा, बिकॉज क्लोज ही है. राइट? तो प्लीज जनरलाइज दिस विथ योरसेल्फ. मन में बैठा लो कि हर क्लोज स्ट्रक्चर के लिए इट इज चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन. हालांकि इस मेथड को जिस तरह हम लोग भी किए हैं, इसे कहते हैं गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, सेकंड डेरिवेशन. कभी स्कूल एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो प्लीज माइंड दैट. राइट? समय? ओके. एक काम करते हैं, इसको उल्टा भी कर लेते हैं. एप्लीकेशंस हैं, आने वाले एप्लीकेशन गॉस लॉ के और समझेंगे, बट इसको उल्टा भी कर लेते हैं. मतलब कूलम्स लॉ निकालते हैं फ्रॉम गॉस लॉ. राइट? लेट्स ट्राई अगेन. तो इस बार क्या होगा, हम लोग को ये मानना पड़ेगा ये हम लोग समझ चुके हैं. राइट? तो अभी के लिए प्लीज बिफोर वी मूव एनी फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन. अब इसका यूज कैसे है, क्या है वो देखते हैं. एक एप्लीकेशन ही हो गया एक तरह से ये गॉस लॉ का जो हम लोग करने जा रहे हैं. तो एक तरीके से क्या है टॉपिक है भाई, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ. सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्कूल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ. जब तक मेंशन ना हो, जनरली जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कहा जाता है, हम लोग को स्कूल में डिराइव करने कहा जाता है, तो हम लोग गॉस लॉ से ही डिराइव करते हैं जनरली, जब तक मेंशन ना हो अलग से, क्योंकि वो इंटीग्रेशन वाला मेथड थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है. हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं उसको. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. लेट्स से ये पॉइंट चार्ज है और कहीं हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कोई भी कार की दूरी पर. जिधर निकालना है उस पॉइंट से एक एनक्लोज करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया हम लोग. तो
गॉसियन सरफेस हर उस समय हम लोग ड्रॉ करेंगे जब हम लोग एक सिमेट्रिकल शेप चाहिए होगा, ताकि जिसके ऊपर हम लोग गॉसेस लॉ लगा पाए। बिकॉज फ्लक्स जब होगा तो वहाँ पे ई इंटू एरिया चाहिए होगा, तो हम लोग का एरिया बनाना पड़ेगा। कौन सा शेप होगा वो हम लोग डिसाइड करना पड़ता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिकल शेप क्या है? एक स्फीयर ही होता है। तो अब यहाँ पर कोई जो ई होगा, यहाँ पर भी वही ई होगा, और यहाँ पे भी वही ई होगा, यहाँ पे भी वही ई होगा, एंड सो ऑन। और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि रेडियल डायरेक्शन में ही होता है ई का। तो व्हाट इज दिस? फ्लक्स की जगह लिख देंगे ई डॉट डी ए लाइक दिस, है ना, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो बाई चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनसाइड एक पॉइंट चार्ज ही है। तो व्हाट इज ई? ई तो हर जगह सेम है, और इधर में एरिया वेक्टर, इधर में एरिया वेक्टर से डायरेक्शन पैरेलल है, तो ई डॉट डी ए विल बी ई डी ए कॉस जीरो, और ये हर पॉइंट पे सेम है, तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है? ई डॉट डी ए विल बी ई इंटू डी ए, बिकॉज हर एक पॉइंट पे ई और डी ए पैरेलल है, और ई हर एक पॉइंट पे सेम है, तो ई इज लाइक अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज लाइक 4 पाई आर स्क्वायर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी लाइक क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा इधर लिख दें और एप्सिलॉन नॉट इधर लिख दें, दिस विल लुक लाइक के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच इज द फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक तरीके से अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और यहाँ पे हम एक चार्ज रख दें क्यू नॉट या Q1, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट? बिकॉज ऑफ दिस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू Q1, विच इज कूलम्स लॉ। या इतना ही छोड़ तो भी तो कूलम्स लॉ ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर तो कूलम्स लॉ से ही आया हुआ है, राइट? सो दिस लाइक कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। वी स्टार्ट फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या था भाई? नेट फ्लक्स लिंक्ड विद फ्रॉम अ क्लोज बॉडी इज चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वहां से सॉल्व करते हैं हम लोग इस पर आ गए। तो ये एक बहुत माइनर से एक एप्लीकेशन था, ऐसे ढेरों एप्लीकेशन आने वाले हैं। विल कंटिन्यू विथ मोर ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक जो भी है सब बढ़िया समझो, जो डाउट हो रहा है, जो दिक्कत हो रहा है, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट? कीप वॉचिंग, थैंक यू।